सरस्वती एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। कल हमने जो शिक्षण विधि का चैप्टर था या शिक्षण का जो टॉपिक था उसको हमने हमारी चौथी क्लास हुई थी। चौथी पांचवी क्लास में हमने शिक्षण के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं या जो भी कंटेंट बताए हैं वो आप नोट कीजिए, ठीक है। और आज जो हम नया टॉपिक है तो इसमें कुछ बचा हुआ है अभी, ठीक, कुछ प्रवृत्तियाँ बची हुई हैं शिक्षण की। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है जैसे पाठ योजना है, माइक्रो टीचिंग है, घर शिक्षण है, टीचिंग है, ये कुछ आपके सिलेबस में है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। फिर उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 तारीख से हमारे जो ऐप है सरस्वती एकेडमी के ऐप पे ये ऑनलाइन क्लासेस चलेगी आपकी, और जितने भी मटेरियल है या टेस्ट सीरीज है वो भी ऐप पे आपके अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आपको जब भी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश होगा तो आपको हम इंफॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद जितनी भी क्लासें या जितने भी मटेरियल हैं वो सब आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी भी ऑनलाइन बैच चालू चालू करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो आज जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ कल से ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल की जो क्लास थी हमारी, ठीक है, तो कल मैंने लास्ट जो विधि बताई थी परिपक्षा विधि बताई थी जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी टीचिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी में क्या होता है, इंक्वायरी क्यों ली जाती है, कुछ डाउट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं या कुछ प्रश्न होते हैं। तो इंक्वायरी का इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट बहुत मल्टीपल होता है। तो मैंने परिपक्षा विधि को मैंने आपको बताया था, इसका मल्टी कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट है। और मैंने कहा था इसमें जो प्रश्न पूछने की कला है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों प्रयोग शिक्षण में प्रयोग किया जाता है कि मैंने आपको कल पूरा बताया था क्यों ये शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। आर्ट इंक्वायरी, साइंस इंक्वायरी और फिलोसफर इंक्वायरी। 3 प्रकार की इंक्वायरी होती है और 2 अवस्थाएं होती हैं। जब हम इंक्वायरी लेते हैं तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर देखते हैं, जो इंक्वायरी से हमको इंक्वायरी मिली है, जो हमको उत्तर मिला है वह हम उसको देखते हैं और बाद में उसकी वैधता या वैलिडिटी पढ़ते हैं। तो 2 अवस्थाएं होती है, ठीक है। वैज्ञानिक मैंने पूरा इसके कॉन्सेप्ट बताए थे, इसके प्रयोग बताए थे कल, ठीक है। तो आज जो है तो कुछ प्रवृत्तियां बची हुई है तो उन प्रवृत्तियों को जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम अपने जो सिलेबस में जो इंक्लूड सिलेबस है कि ये भी सिलेबस में है कि उन्होंने एक पॉइंट में दे रखा शिक्षण, तो शिक्षण के अंतर्गत सभी चीजें आती है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वो मैंने आपको भी बता दिया है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक प्रकार से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो शिक्षण के चैप्टर में कंप्लीट शिक्षण के क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, उन्हीं में से कोई एमसीक्यू आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आज की जो विधि है वो है पहले वितरण विधि। यह एक शिक्षण क्रिया है, वितरण शिक्षण क्रिया की अनिवार्य युक्ति है। एक प्रकार से ये एक युक्ति देखो, मैंने आपको एक रचना भी बताया है, ठीक है। एक शिक्षण युक्ति बताया, शिक्षण युक्ति तरीके या तकनीकी, ठीक है। और शिक्षण विधि बताई या शिक्षण युक्ति प्रवृत्ति बताई। तो ये एक प्रकार की क्रियाओं शिक्षण जो विवरण शिक्षण क्रियाओं की अनिवार्य युक्ति है, ये क्या है, अनिवार्य युक्ति है। शिक्षण के किसी न किसी स्तर पर अध्यापक को वितरण या कथन देना पड़ता है। वितरण का मतलब कोई चीज समझाना, बताना, कथन देना, ठीक है। किसी भी विषय के लिए वितरण देने में प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसके प्रमुख पहलुओं को उचित प्रकाश धारे। वितरण का प्रयोग पाठ के निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। आप समझ चुके होंगे जब कुछ फोकस पॉइंट होता है, जब हम कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक प्रकार से मेरी युक्ति है ना। मैं जब
कोई पार्ट पढ़ा रहा हूँ या कोई लेसन पढ़ा रहा हूँ या कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बीच बीच में मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पॉइंट पे मैं पूरा फोकस करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वितरण विधि का ही प्रवृत्ति का ही प्रयोग कर रहा हूँ। शिक्षण विधि में किसका प्रयोग कर रहा हूँ? वितरण प्रवृत्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे प्रस्तावना के अंत में, पाठ के मध्य में, ठीक है, हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो प्रस्तावना कभी नहीं करते हैं, ये तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर हम कहते हैं कि ये मेन पॉइंट है, इसके ये पॉइंटों पे फिर हम डिस्कशन करते हैं। पूरा पार्ट पढ़ा दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, पार्ट पढ़ाने के बाद हमने मेन टॉपिकों पे आपको बता दिया, जो पॉइंट है उन पे हमने डिस्कस कर दिया। या पार्ट के मध्य पे कोई पॉइंट आ जाता है उस समय भी हम, तो जो वितरण प्रवृत्ति का प्रयोग करा जाता है या तो पार्ट के अंत में या पार्ट के मध्य में किया जाता है। विशेषता क्या होती है? देखो, फोकस देना। विशेषता क्या है? बालकों के मस्तिष्क पे फोकस देना कि ये चीजें आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैं आपको भी कहता हूँ कि ये पॉइंट पेपर में आया है तो इस पे फोकस दीजिए। ठीक है, तो वितरण बालक के मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है, जो सूचना या ज्ञान पुस्तकों के पढ़ने से कुछ समय के बाद मालूम होता है। यह वितरण के मध्य से अत्यंत रोचक और मितव्ययी ढंग से शीघ्र ग्रहण किया जाता है। यही मतलब है उसका। वितरण को प्रभावशाली बनाने पर छात्रों में ध्यानपूर्वक विषय को समझने की शक्ति विकसित होती है और वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। वितरण द्वारा विषय के अनेक पक्षों पर प्रकाश पड़ता है और एक ही विषय की सर्वांगपूर्ण समीक्षा वितरण द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वितरण द्वारा बालक की जिज्ञासा को परखने में सरलता होती है। विषय की तर्कपूर्ण स्थापना की दृष्टि से वितरण बड़ा उपयोगी होता है। तो देखो, ये भाषा जो है ये आपकी पेपर की भाषा है। ठीक है, व्यवहारिक भाषा ये नहीं होती। व्यवहारिक भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, मैं व्यवहारिक भाषा में आपके क्वेश्चन नहीं आते। आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी के। तो जैसे आपका सीटेट का पेपर हुआ, आपका रोटेट का पेपर हुआ, या आप कोई भी टीचिंग का पेपर देते तो एक स्टैंडर्ड भाषा आती है, लैंग्वेज आती है। तो वो लैंग्वेज के हिसाब से ये चीज़ें लिखी हुई है, तब होती है जो शुद्ध हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको ये व्यवहारिक रूप से इसको समझना है। और जो पॉइंट है, जैसे ऐसे पॉइंट, तो वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सीमाएं क्या होती है इसकी? सीमा माने कहाँ तक इसका क्षेत्र रहता है। देखो, एक प्रवृत्ति के रूप में प्रयोग होती है। तो प्रवृत्ति मैंने बताया कि शिक्षक कभी इसका प्रयोग कर भी सकता है और आवश्यकता अनुसार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। चाहे वो पूरा पार्ट पढ़ा दे, आपको बता नहीं देंगे ये चीजें महत्वपूर्ण है, तो उसका शिक्षण तब भी कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। तभी उसका शिक्षण क्या होता है? कंप्लीट होता है। हम ये नहीं बता सकते कि जो प्रवृत्तियां हैं इनका प्रयोग करना आवश्यकता ही है टीचर की। टीचर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग करता है। तो ये एक सीमित क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर वितरण को प्रस्तुत करने में भाषा की शुद्धता सबसे इसका सीमा है कि जब हम कुछ चीज समझाते हैं तो हम व्यवहारिक भाषा में उसको समझाते हैं। किस भाषा में समझाते हैं? व्यवहारिक भाषा में उसको समझाते हैं। ठीक है, वितरण की पारिस्थितिक और प्रायिकता के बारे में निर्णय लेना बड़ा ही कठिन होता है। वितरण को तात्विक और मनोवैज्ञानिक क्रम में उपस्थित करना एक कला है जिसमें प्रत्येक शिक्षक दक्ष नहीं है, कौशल है। शिक्षक की कौशलता पर वितरण की प्रभावशाली निर्भर करती है। जैसा टीचर की स्किल है उसी हिसाब से वो वितरण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, समझाता है। तो हर टीचर अलग अलग कौशल का होता है। ठीक है, अब वर्णन प्रवृत्ति देखो, एक वितरण प्रवृत्ति है, एक वर्णन प्रवृत्ति है। दोनों ही टीचर की एक शैली होती है। एक वितरण जो फोकस डालते हैं, एक वर्णन किसी चीज का व्याख्या करना, किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा व्याख्या करना। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों में अंतर समझते हैं फटाफट। देखो, वितरण संक्षिप्त होता है, छोटे आकार का होता है। किसी हमने पॉइंट बता दिया, फटाफट बताइए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको रखो। मगर कोई पॉइंट ऐसा होता है उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा समझाना पड़ता है, या समझाना पड़ता लंबा चौड़ा। तो एक प्रकार से वर्णन प्रवृत्ति का प्रयोग करता है। फिर
देखो एक ही टॉपिक में दो चीजें आ गई, एक वितरण, एक वर्णन। ठीक है, वितरण छोटे समय के लिए जब हम समझाते हैं, और वितरण ये वर्णन जब हम किसी पॉइंट को बहुत ही लंबे समय के लिए समझाते हैं। ठीक है, विषय को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ वर्णन में विषय को संपूर्ण शाब्दिक चित्र निर्मित करने की दृष्टि से लगातार रूप में प्रयुक्त करते हैं। जो वर्णन विधि है उसको लगातार रूप से टीचर वर्णित करता है। ठीक है, वो डायग्राम बना के आपको सिखाएगा। देखिए कोई पॉइंट है तो पूरा उसको डायग्राम बना दिया और आपको समझा दिया। ठीक है, तात्विक दृष्टि से यह संगत होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो हम पॉइंट बताते हैं वो एक प्रकार से तर्क के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और तात्विक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि से हम वर्णन विधि करते हैं। जब हम वर्णन करते हैं तो दोनों चीजें उसमें होता है। ठीक है, जो पॉइंट बताते हैं उसमें विशेषात्मक अधिक होता है और वर्णन में संश्लेषात्मक अधिक होता है। तो विशेषात्मक और संश्लेषण मैंने बता दिया। जब हम कह के ये विशेष्य है, ये विशेषण है, इसी का विशेषता बताने वाला विशेष्य होता है। तो जैसे हम किसी चीज का चिंतन करते हैं या समझते हैं तो विशेषण है, और अधिक उसमें चिंतन करते हैं या और अधिक उसको डिस्क्राइब करते हैं तो संश्लेषण होता है। ये मौखिक रूप से होता है, और वर्णन मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। जब भी मैंने कहा कोई पॉइंट है तो हम डायग्राम बना के आपको सिखाते हैं तो वो लिखित हो गया, और जो ये वर्णन होता है ये ज्यादातर हम मौखिक बताते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में बता दिया दो शब्दों में। ठीक है, तो वर्णन और वितरण के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा कि वर्णन विधि क्या होती है और वितरण विधि क्या होती है। ठीक है, और इसके बीच में जो अंतर है, जिस प्रकार के क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है कि वितरण हमेशा क्या होता है, विशेषात्मक होता है, और संश्लेषणात्मक होता है वर्णन। हमेशा याद रखना। ठीक है, ये मौखिक रूप से होता है, ये मौखिक और लिखित दोनों रूप से होता है। एक सीमित होता है, एक संक्षिप्त होता है, एक व्यापक होता है। और ये 3-4 पॉइंट है आपको याद रखना है वर्णन और वितरण में, तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। आपको कभी भी क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है व्याख्या विधि। अब वर्णन और व्याख्या विधि में क्या अंतर है। वर्णन में मैंने किसी पॉइंट को, अब व्याख्या प्रवृत्ति क्या होती है। देखो, व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। व्याख्या जिसका मतलब एक्सप्लेन, व्याख्या में प्रयुक्त होने वाली भाषा। देखो, वही शिक्षक व्याख्या प्रवृत्ति का प्रयोग करता है जिसकी भाषा बहुत अच्छी है, जो अच्छा वक्ता हो। क्या हो, अच्छा वक्ता हो, जो एक सरल भाषा में अपनी टीचिंग करता हो, वही इस प्रवृत्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, बाकी जो जो अच्छा वक्ता नहीं होता है किसी चीज का, तो वो इसका इतनी ज्यादा प्रयोग, आपने देखा कई टीचर बहुत अच्छा वक्ते होते हैं और काफी अच्छे किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक प्रकार से उनकी प्रवृत्ति है, उनके पास वो स्किल है, वो व्याख्या प्रवृत्ति की स्किल है कि वो किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। ठीक है, समझाते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट है तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, तो एक प्रकार से मेरे पास ये स्किल है। ठीक है, मैं इसे ज्यादा नहीं समझाता हूँ कि सिलेबस काफी समय बहुत ज्यादा है, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है या बाल विकास है, तो एक एक टॉपिक इतना लंबा है कि समझाने का टाइम लगो तो काफी समय निकल जाता है। ठीक है, पहले सिलेबस कम था तो काफी अच्छे से समझाया जाता था ये चीजें, इसमें उदाहरण एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाया जाता था। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है, अगर मैं इतना टाइम लगूंगा तो क्लासें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा है, और जून तक हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। इस वजह से इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता, मैं केवल आपको पेपर के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या आ सकता है। प्रैक्टिस सेट भी कराने हैं आपको, टॉपिक टेस्ट भी कराने हैं, तो इस हिसाब से आपका सिलेबस मैं चला रहा हूँ। नया जो ये कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागॉजी का या एकेडमिक एटीट्यूड का, इनका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। अगर समझाने के उसमें रखूँ तो बहुत बड़ा इसका सिलेबस हो जाता है, माने काफ़ी चीज़ें इनमें एग्जाम्पल रहते हैं समझाने के, काफ़ी लंबी क्लासें हो जाती है, तो इतना अभी हमारे पास समय नहीं है। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आ सकता है। जैसे अधिगमन के चैप्टर में है, वहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है,
हर आपके सिद्धांत को समझाना पड़ता है एग्जाम्पल के द्वारा, किसी के द्वारा, तो वो तो समझाना ही पड़ेगा। मगर यहाँ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एक एक दो दो पॉइंटों में आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा प्रयुक्त होने वाली भाषा, विषय पर कित अधिक अधिकार, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस पर आपको कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को आप किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं वो है, ठीक है। व्याख्या की उपयुक्तता, शिक्षण किसी स्तर पर व्याख्या की आवश्यकता होती है, छात्र किस समय व्याख्या की आवश्यकता अनुभव करता है आदि बातें शिक्षण कला को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। शिक्षण प्रत्येक स्तर पर व्याख्या प्रस्तुत करना उचित नहीं समझता है। जब विद्यार्थी किसी विषय को समझने में कठिनाई अनुभव करता है अथवा विषय बड़ा जटिल हो जाता है तो व्याख्या का अप्रेषित करता है। वही बात है, जब कोई टॉपिक समझ में ना आए या कोई पॉइंट समझ में ना आए, ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लासों में बहुत होता है, जब भी ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो बच्चे कोई पॉइंट पूछ देते हैं तो उसको समझाने के लिए काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है, काफ़ी व्याख्या करनी पड़ती है, तब उस बच्चे के समझ में आता है, ठीक है। व्याख्या की मूर्तता, व्याकरण को अधिक से अधिक मूर्त बनाने के लिए उदाहरण और चित्रों की सहायता की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको जो समझाया था एग्जाम्पल वही है, ठीक है। व्याख्या की जो प्रवृत्ति का प्रयोग किस प्रकार से कहाँ कहाँ होता है ये चीजें हम अभी बताएंगे, ठीक है। देखो, समाज विज्ञान द्वारा शब्दों और वाक्यों का विग्रह करने में उनको समझाना, जैसे हिंदी में आपका व्याकरण है या इंग्लिश में आपका ग्रामर है, ठीक है, उन चीज़ों को ये समझाने में ये व्याख्या विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये प्रवृत्ति समझ लो, ठीक है। शिक्षण तो हम अपने विधि के हिसाब से करते हैं, और जो व्याख्या प्रवृत्ति है, मैंने कहा शिक्षक आवश्यकता के अनुसार या समय समय पर जब उसको लगे कि हाँ मुझे इस प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए तभी वो करता है। ऐसा नहीं कि व्याख्या एक शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि नहीं है, प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति का मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लासों में क्लियर किया है, ठीक है। शिक्षण विधि क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, युक्ति क्या होती है, रचना क्या होती है, ये चारों चीजें मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासों में क्लियर किया है, ठीक है। संधि विश्लेषण द्वारा शब्दों के मध्य संधियों की संकेत, व्युत्पत्ति द्वारा शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इस बात को स्पष्ट करना, परिभाषाओं द्वारा शब्दों और पदों की निश्चित परिभाषा करना, स्पष्टीकरण द्वारा भाषा और भाव की दृष्टि से कठिन कॉन्सेप्टों को सरल भाषा में रूपांतरित करना, प्राप्त कथन द्वारा शब्दों के समानार्थी अर्थों को गिराना। ये सब देखो विलोम शब्द आदि ज्यादा हिंदी शब्द में ही इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, व्याख्या का। तो तीन प्रवृत्तियां मैंने आपको बता दी, वितरण, वर्णन और व्याख्या, जिनका प्रयोग टीचर सबसे अधिकतर करता है, किसका, वर्णन का, वितरण का और व्याख्या का। अधिकतर जो भी शिक्षक होते हैं अपनी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इन तीन प्रवृत्तियों को अधिक से अधिक प्रयोग करता है, ठीक है। अधिक से अधिक प्रयोग, आपको भी ये दिखता होगा, ये प्रवृत्ति है। अगली जो है वो है दृढ़ प्रवृत्ति, अभ्यास प्रवृत्ति भी कहते हैं इसको, ठीक है। अभ्यास, बार बार किसी, जैसे आप इंग्लिश कोचिंग जाते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग जाते हो, तो वहाँ ये प्रवृत्ति टीचर बहुत बार करता है, एक ही शब्द को बार बार आपको अभ्यास कराया जाता है कि जो आपको ये शब्द याद हो जाए। तो एक प्रकार से अभ्यास प्रवृत्ति है, ठीक है। तो शिक्षण में कुछ विषयों में ये अभ्यास की प्रधानता होती है जिसमें इस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। सभी विषयों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैं आपको कहूँगा हिंदी में ये प्रयोग करो, या आप जो पढ़ रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार इस शब्द को याद करो याद करो याद करो, तो नहीं है। जैसे टेबल, गणित में टेबल होती है, इंग्लिश जब स्पीकिंग करते हो तो आप किसी वर्ड को बार बार रखते हो, ठीक है। तो इस स्पीकिंग स्किल के लिए आपको ये चीज, ये प्रवृत्ति टीचर करता है, ठीक है। विशेष विषयों के पाठ्यक्रम में स्थिति के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक शिक्षण में रखने के लिए इस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग शारीरिक व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा में अधिक किया जाता है। मांसपेशियों को सतर्क बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कराया जाता है। शिक्षण में इसी प्रकार के कुछ विषयों की पाठ्य वस्तुओं के लिए जो अभ्यास प्रधान होती है, इस प्रवृत्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो एक प्रकार से मैंने बता ही दिया आपको कि ये जो अभ्यास प्रवृत्ति होती है, दृढ़ प्रवृत्ति होती है, इसका प्रयोग टीचर किन सब्जेक्टों, किन विषयों पे या किन सब्जेक्टों पे अधिक करता है। ठीक है, इसके प्रकार, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत अभ्यास प्रवृत्ति, नवीन अभ्यास प्रवृत्ति और अभ्यास की अनुकरणीय विधि। अनुकरणीय विधि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले टॉपिक में क्लास में बताया अनुकरणीय शिक्षण विधि क्या होती है, और यहाँ अभ्यास की अनुकरणीय शिक्षण विधि, नवीन अभ्यास विधि और परंपरागत अभ्यास विधि। ठीक है, तो एक प्रकार से रटने पे फोकस ज्यादा देता है, किसी टॉपिक को या किसी शब्द को रटने पे ज्यादा फोकस देता है या प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, तो परंपरागत अभ्यास प्रवृत्ति क्या होती है, परंपरागत अभ्यास प्रवृत्ति क्या होती है। इस प्रवृत्ति का प्रयोग परंपरागत प्रवृत्ति के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से भाषा और गणित शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे शब्दों को शुद्ध उच्चारण के लिए, क्योंकि भाषाओं के शब्दों के उच्चारण संबंधी नियम नहीं होते, इस प्रवृत्ति से शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राथमिक स्तर पर पहाड़े याद करना, टेबल याद, अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, इस प्रवृत्ति में रटने पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रवृत्ति में मनोवैज्ञानिक संख्याएं पर आधारित होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट होती है। नवीन अभ्यास विधि, ठीक है, यह प्रवृत्ति परंपरागत विधि के ही समान होती है। ठीक है, इस प्रवृत्ति द्वारा शब्दों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। छात्रों के आवश्यकता के अनुसार, पाठ्य पुस्तक में शब्दों के उपयोग के अनुसार। ठीक है, और अभ्यास की अनुकरणीय विधि, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको केवल ये, अगर आप ये सुनेंगे भी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट इनका आ जाएगा, और पेपर में आप अगर आ भी जाएंगे क्वेश्चन तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है, अनुकरणीय अभ्यास विधि, ठीक है, इसमें 4 सोपान होते हैं। सबसे पहले होता है प्रत्यक्षीकरण, शिक्षक शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और इसका उच्चारण करता है। ठीक है, और छात्रों को इस पर ध्यान देने के लिए कहता है। ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, उसके बाद उच्चारण करेगा और छात्रों को कहेंगे सुनो। फिर छात्र जैसे टीचर ने किया है उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। फिर फीडबैक लिया जाता है, क्या लिया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है और देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना अच्छा उच्चारण किया है, और जो सुधार होता है फिर से ये रिपीट होता जाता है। फिर इसको समूह में कराया जाता है और ये रिपीट होता जाता है। ठीक है, पुनः अभ्यास प्रवृत्ति, ठीक है, तो ये अधिगमन के नियमों पर आधारित है आपकी। ठीक है, तो थायराइड ने जो अभ्यास और त्रुटि का अधिगमन का सिद्धांत दिया है वो इसी प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। ठीक है, वो मैं आपको अधिगमन में पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें जो 3 नियम होते हैं, इसमें जो दीर्घ प्रवृत्ति में 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है, एक अभ्यास अधिनियम का, एक प्रभाव का, एक तत्परता का। तो 3 चीजों का हम क्या करते हैं, 3 चीजों का हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, 3 चीजों का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो मैंने कहा एक 3 नियमों का पालन करते हैं, एक अभ्यास का, एक प्रभाव का, एक तत्परता का। ठीक है, अन्वेषण विधि मैंने इससे पहले बताया है, विज्ञान में जो खोज प्रवृत्ति की विधि होती है उसको अन्वेषण विधि कहते हैं या खोज विधि कहते हैं। इसके प्रवर्तक आपको बताया है आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, और संश्लेषण में स्पेसर, ये हार्वर्ड स्पेसर ने निम्नलिखित आधार पर इन पे कुछ कथन दे रखे हैं कि बालक को जितना संभव हो कम बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो वह स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये हार्वर्ड स्पेसर ने अपने कथन दिया है अन्वेषण विधि के या खोज विधि के उस पर, कि बच्चे को जितना कम हो कम बताना है। ऐसा नहीं कि उसको पूरा बता दिया तो उसके अंदर सीखने की जो रुचि है, अभिरुचि है, वो खत्म हो जाएगी। इससे उसको कम बताओ, इतना बताओ कि उसके अंदर जो सीखने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाए, इतना बताना है। ठीक है, ठीक है, डाकर या पोरियो ने बताया समस्या समाधान में इसका प्रयोग किया है। इस विधि में त्रुटि और अभ्यास अथवा अन्वेषण क्रियाएं निहित होती हैं
यह विधि अधिक मितव्ययी और दूरगामी होती है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु अनेक ऑप्शनों का प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें तर्क और कल्पना शक्ति के क्या होते हैं, आवश्यकता होती है। अन्वेषण विधि की जो उद्देश्य है, बालकों की समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास किया जाता है, बालकों में तर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वयं कार्य करने तथा स्वतंत्र चिंतन का विकास करना। ठीक है, विशेषता क्या है, फटाफट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, छात्रों में निरीक्षण जिज्ञासा की भावना विकसित होती है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शिक्षक प्रत्येक छात्र के संपर्क में आता है और अनेक कार्यों का निरीक्षण करता है तथा सुझाव देता है। इस विधि में छात्र को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है अथवा यह आधुनिक व्यवस्था अधिनियम पर आधारित होती है। यह मनोवैज्ञानिक अधिनियमों पर आधारित होती है, जिसमें कार्य द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है। छात्रों की तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना होती है। सीमाएं कहाँ तक है, यदि करते हैं। इसमें तर्कों का शिक्षण और सीखने में अधिक समय लगता है, जिसमें समय का अधिक खर्चा होता है और छात्र अनेक प्रयास असफल हो जाते हैं। इसको प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता, ज़्यादा उच्च कक्षाओं में किया जाता है। इसका प्रयोग कम छात्रों में ही संभव है। अधिक समूह में, अधिक संख्या में अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाएगा वो असफल हो जाएगा और अनुशासनहीनता उसमें अधिक होगी। सभी शिक्षक इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, इसमें अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो है वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, तो मैंने जो मीन है वो आपको बताया है। तो इस प्रकार से जो हमारी शिक्षण विधि है, ठीक है, वो आपकी इसमें जितने भी थी हमारी शिक्षण विधियाँ, जो मैंने आपको टीचर मॉडल बताया, शिक्षण मॉडल बताया, वो सब चीज़ इसमें बताया। अभी तक इसमें दो मीन विधि बची हुई है आपकी, आगमन और निगमन। ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, जो मीन दो विधि है, आगमन और निगमन। आगमन और निगमन वैसे आपने सीटेड रूटेड में ही पढ़ा है। आगमन का मतलब ज्ञान से अज्ञान की ओर, और निगमन की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर। ठीक है, आगमन विधि में एग्जाम्पल दिया जाता है और एग्जाम्पल में हमको बताया जाता है ये है, इसको किस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। तो एक प्रकार से मैंने आपको पूरा शिक्षण विधि में जो सूत्र होता है शिक्षण विधि का, वो आगमन विधि पे आधारित होता है, आपको बताया। और निगमन विधि मैंने कहा है जिसमें हमको अज्ञात से ज्ञान की ओर जाना है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञान की ओर जाना है, वो निगमन विधि होती है। आगमन विधि ज्ञान से अज्ञान की ओर, जो मैंने पूरा शिक्षण सूत्र बताया वो एक प्रकार से आगमन विधि का ही बताया। और निगमन विधि इसका विपरीत, इसका उल्टा, वो क्या होता है, निगमन विधि। ज़्यादा सब्जेक्टों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दो विधियां हैं, वो आपने सीटेड रूटेड सब में ये चीज़ें पढ़ी होगी, सब्जेक्ट पैथोलॉजी में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, आगमन निगमन विधि। ठीक है, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको पेपर सब में। तो ये हमने टीचिंग मैटर चालू किया। अब जो हमारी मेन चीज़ें हैं, जैसे पाठ योजना हुआ, सूक्ष्म शिक्षण हुआ, दल शिक्षण हुआ, टी शिक्षण हुआ, ठीक है, इकाई शिक्षण हुआ, ठीक है, जो गतिमान मॉडल होते हैं टीचिंग के, वो बताए जाएंगे। ठीक है, वो बताए जाएंगे।